अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैब एजुकेशन। अब हम कर रहे हैं टॉपिक जो है वो हमारा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है और हमारा नवंबर 2015 है और 42 ये हमारा पेपर कोड है। नाम क्या है कंपनी का? मेकवेल पीएलसी। चले मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा हुआ है, अ जूनियर इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑफ मेकवेल पीएलसी प्रोड्यूस द फॉलोइंग ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014। दिस कंटेन्स एरर्स एंड ओमिशंस। ठीक है। कह रहा है ये जो इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया हुआ है इसमें कुछ एरर्स हैं और नीचे इनकम स्टेटमेंट जो बनाया हुआ है उसमें भी क्या है, एरर्स हैं। फिर हमारे पास कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर हम आगे चलें तो आगे जो है रिक्वायरमेंट में देखें क्या लिखा हुआ है। रिक्वायरमेंट नंबर 8 लिखा हुआ है, प्रिपेयर फॉर द ईयर एंडेड क्या अ करेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पीछे तो बनाया हुआ है लेकिन वो सही नहीं है, उसको हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। फिर 2 में लिखा हुआ है अ करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। जी सर, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी करेक्ट करना है और इनकम स्टेटमेंट भी हमने क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है। रिक्वायरमेंट नंबर बी, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2014 इन अकॉर्डेंस विद IAS 1, यानी कि हमने बैलेंस शीट बनानी है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से। ठीक है सर, इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हमारे जहन में इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, जब तक इन्फॉर्मेशन हमें पता नहीं होगी कि कहाँ लिखी हुई है, तो तब तक हम क्या नहीं कर सकते, अपने क्वेश्चन को इजीली परफॉर्म नहीं कर सकते। चलें, मैं क्वेश्चन को रीड करने जा रहा हूँ। मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन से इसको रीड कर रहा हूँ। लिखा हुआ है, फिनिश्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री टू द वेयर हाउस एट कॉस्ट प्लस 25% फ्रॉम फॉर सम ईयर्स। कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यानी कि फैक्ट्री से जब वो फिनिश फॉर्म में जाती है यानी कि वेयर हाउस आती है, तो उस पर ये 25% क्या करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं। ठीक है, हम भी ऐड कर देंगे। जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल देंगे, हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल देंगे, तो फिर हम उसमें प्रॉफिट क्या करेंगे, 25% ऐड कर देंगे। फिर हमें नॉन करेंट एसेट 1 जनवरी 2014 यानी कि ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए। आपने अपने जहन में क्या रखना, क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस है जी। अच्छा, ओपनिंग बैलेंसेस के अलावा हमें देखें, अच्छा कॉस्ट भी दी हुई है हमें और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यानी कि जितना आप तक चार्ज हुआ है वो हमें दिया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ था वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंक्लूडेड 200,000 फॉर द लैंड। सर ये जो प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके पास आई 6 लाख, कॉस्ट में देखिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं इसके अंदर 2 लाख रुपए लैंड के शामिल हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। उसके बाद लिखा हुआ प्रॉपर्टी इज डेप्रिशिएटेड एट 2% पर annum ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। कह रहे जो डेप्रिसिएशन का मेथड जो है ना वो हमारा है स्ट्रेट लाइन। ठीक है। ऑन द प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन 3/4 रिलेट्स टू द फैक्ट्री। कह रहे जो डेप्रिसिएशन आपने लगाना है ना वो 3/4 यानी कि 4 हिस्सों में से 3 हिस्से आपने डेप्रिसिएशन निकलेगा वो आपने फैक्ट्री को चार्ज करना है। ठीक है, जो हमारा खर्चा फैक्ट्री के लिए होगा वो हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे और जो हमारा खर्चा बिजनेस के लिए होगा उसका डेप्रिसिएशन हम बिजनेस के लिए लेके जाएंगे। कह रहे हैं एंड 1/4 टू द ऑफिसेस, यानी कि आपने इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करना है 1/4 और आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में चार्ज करना है 3/4। इक्विपमेंट इज डेप्रिशिएटेड एट 10% पर एनम। ठीक है, ऑन कॉस्ट एंड चार्ज ऑन अ मंथली बेसिस। सर ये बात अंडरलाइन कर लें, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने डेप्रिसिएशन मंथली बेसिस पर चार्ज करना है या ईयरली बेसिस नहीं है। सर मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस में क्या फ़र्क है, देखें सिंपल है। हमने एक प्लांट ख़रीदा और वो हमने ख़रीदा फॉर एग्जांपल मार्च में, तो सर हमारा ईयर अगर दिसंबर है तो अब हमने उस एसेट को शुरू के 2 महीने यानी कि जनवरी फरवरी में यूज़ नहीं करा, तो सर क्या उसका डेप्रिसिएशन लेना चाहिए? जी नहीं, ये होता है मंथली बेसिस। सर हमने डेप्रिसिएशन लिया मार्च में और लिखा हुआ है कि भाई ईयरली बेसिस पे चार्ज करो, तो सर यहाँ पर हम जो है 2 महीने जो हमने कम चार्ज किए हैं, हमने कम यूज़ किया है, हम उसको इग्नोर करेंगे और हम पूरे का पूरा डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने का लेंगे। सर ये थोड़ा सा मैंने आपको फ़र्क समझा दिया। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है,
ऑन जनवरी 1 2014 फैक्ट्री इक्विपमेंट हैड अ कॉस्ट 250। कह रहे हैं फैक्ट्री इक्विपमेंट की जो कॉस्ट है वो 2,50,000 है, ठीक है। और कह रहे हैं कि अप्रैल 2014 को न्यू फैक्ट्री इक्विपमेंट वॉज बॉट एट अ कॉस्ट ऑफ 80,000, नई जो है फैक्ट्री इक्विपमेंट खरीदा है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई ऑफिस इक्विपमेंट विद एन ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 वॉज सोल्ड। कह रहे हैं 20,000 की एक आपके पास क्या रही थी ऑफिस इक्विपमेंट आता था, वो आपने बेच दिया, सही है। नो डेप्रिसिएशन हैड बीन प्रोवाइडेड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अभी तक कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है। और सर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सर ड्राफ्ट जो होते हैं वो फाइनलाइज नहीं होते। फाइनलाइज क्या होते हैं? फाइनलाइज का मतलब होता है कि वो अप्रूव्ड हो गए हैं, उसमें कोई किसी किस्म का एरर नहीं है। ड्राफ्ट में क्या होता है सर? एरर्स होते हैं, उन एरर्स को ठीक किया जाता है तो फिर वो फाइनल हो जाते हैं। थर्ड में लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड 300,000 फॉर कैरेज इनवर्ट। डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है कैरेज इनवर्ट। सर इसको माइनस कर देंगे और इसको कहाँ ले जाएंगे? हम इसको ले जाएंगे प्रोडक्शन कॉस्ट में, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। वर्क इन प्रोग्रेस एट 1 जनवरी 2014 वॉज वैल्यूड 65,000। जिस पे काम चल रहा था ओपनिंग में वो उतना बड़ा है, और जिस पे काम क्लोजिंग में चल रहा है वो 85,000 है। प्रिपेयर या दो चीज़ें बनानी है, करेक्टेड इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट। ठीक है सर, सवाल हमने पढ़ लिया। आ जाए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने पास यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। हमारी कंपनी का नाम है मेक वेल PLC, मेक वेल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। और सर यहाँ पर हमने लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है सर। ये हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा, हमारा ईयर क्या है? December 31, 2000, तो पूरा ले लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर for the year December 31, 2014। सर ये हमारे पास प्रॉपर पूरी हेडिंग आ गई। सबसे पहले आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आती है और यहाँ पर हमारे पास रुपीस के कॉलम हो गए। सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कॉलम हो गए, ये भी रुपीस का है और ये भी रुपीस का है। तो इसको करेंगे कैसे? यहाँ पर लिख देते हैं बीच में रुपीस, और ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है। ओपनिंग इन्वेंटरी हम सबसे पहले लेते हैं। ओपनिंग इन्वेंटरी कौन सी? इन्वेंटरी ओपनिंग रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते वक्त सबसे पहले हम ओपनिंग रॉ मटेरियल लेते हैं। सर ओपनिंग रॉ मटेरियल आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 30,000 गिवन है, ठीक है। आपने इसको सेकंड कॉलम में लिख लिया 30,000। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस हैं सर, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 30,000, हमने आपके सामने क्वेश्चन पढ़ा है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि हम इसको छेड़ें, तो हम इसको एज इट इज़ रखेंगे। सर फिर हमने क्या करा? परचेस करा, तो यहाँ कर देंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल परचेज जो हम करेंगे रॉ मटेरियल उसको हम ऐड करेंगे। सर 4,10,000 का हमें क्वेश्चन में गिवन है, जो इनकम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो बनाया हुआ है 4,10,000 रुपये का हमने वो एज इट इज़ ले लिया। अच्छा, अब हमने इसमें से क्या करना है सर? इसमें से लेस करना है क्लोजिंग रॉ मटेरियल। अच्छा, वो रॉ मटेरियल जो हमारे पास बच गया वो हमने लेना है। सर कितना है? हमारे पास 20,000 रुपये है। अच्छा, एक चीज़ इसमें रह गई, क्लोजिंग रॉ मटेरियल से पहले हमने क्या लेना था? ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड। सर रॉ मटेरियल लाए होंगे तो कोई ट्रांसपोर्टेशन दिया होगा हमने,
और वो 3,000 रुपये वो हम ऐड करेंगे, अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाएंगे। और ये सर इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन है, ये हमें पॉइंट नंबर 3 में गिवन है। लिखा हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इंक्लूडेड 300,000 3,000। अच्छा, ये हमारे पास आ गया क्लोजिंग रॉ मटेरियल। सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमारे पास 20,000 रुपये है। जी सर, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको एडलेस करके देखेंगे कि हमारे पास फाइनल फिगर क्या आ रही है। सर 30,000 ओपनिंग है, फिर 4,10,000 हमारे पास परचेज़ की आ गई, फिर हमने 3,000 ऐड किया और फिर सर हमने 20,000 क्या कर दिया, इसमें से माइनस किया, तो सर हमारे पास 4,23,000 ये हमारे पास क्या आ गया सर, ये हमारे पास जो है रॉ मटेरियल यूज्ड आएगा, रॉ मटेरियल यूज्ड। ठीक है, यानी कि हमने इसमें से क्लोजिंग माइनस कर दिया, तो जाहिर सी बात है ये जो ऊपर रॉ मटेरियल ओपनिंग था, परचेज था, ये हमने कंज्यूम कर लिया, हमने यानी कि इसको इस्तेमाल कर लिया। सर अब क्या करेंगे, अच्छा प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बेसिक्स में बताया, प्राइम कॉस्ट क्या होती है। सर प्राइम कॉस्ट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, तीन चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी सर, ये तीन चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, प्राइम कॉस्ट होती हैं। अब तक हमने डायरेक्ट मटेरियल लिया, डायरेक्ट एक्सपेंस भी जा चुका है, कैरेज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट मटेरियल आपने रॉ मटेरियल ओपनिंग परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सब आपका डायरेक्ट मटेरियल था। सर अब डायरेक्ट लेबर लेना बाकी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। जी सर, डायरेक्ट लेबर कितना गिवन है सर, 3,10,000 रुपीज़ हमें डायरेक्ट लेबर गिवन है। तो सर हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, और प्राइम कॉस्ट हमारे पास कितनी है सर, हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गई, ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7,33,000 रुपीज़। ठीक है, ये हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। अच्छा सर, अब क्या करेंगे, इसके बाद हमने अपने पास फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने होते हैं। देखिए, एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आपको मैंने बताया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं। ये इनडायरेक्ट क्यों होते हैं सर, डायरेक्टली नहीं लग रही होती, इसकी कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लग रही होती। कैसे, फॉर एग्जाम्पल रेंट है, रेंट पूरी फैक्ट्री का है, लेकिन हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो समझिए 3 डिपार्टमेंट के अंदर कर रहे हैं। हमारे पास 3 वेयर हाउसेज हैं जहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं। तो सर रेंट तो पूरी फैक्ट्री का आ रहा है ना। अब रेंट फॉर एग्जाम्पल 5 लाख आ रहा है, तो उसको तो आप क्या करोगे, आप पूरी उसको फैक्ट्री पे एलोकेट करोगे, ना कि आप 3 वेयर हाउस जो रूम्स हैं आप उस पर एलोकेट करोगे। तो सर ये क्या है, हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। सही है, मैंने आपको बेसिक्स में और भी इसके एग्जाम्पल दिए हैं, आप उसको ज़रूर सुनिएगा। सर इसमें फैक्ट्री ओवरहेड जो हमें गिवन है, एक तो हमें 2,30,000 क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन चूँकि हमें बोला गया है कि ये करेक्ट नहीं है। सर क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक बात उसने हमें लिख के दी कि नो डेप्रिसिएशन हैज बीन चार्ज, यानी कि अब तक कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। ठीक है, इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जी बिल्कुल चार्ज करना है, चलें इसको चार्ज करते हैं, इसको करते हैं। सर इसको कैसे करेंगे, देखें हमारे पास पहले तो हम इसकी वर्किंग करते हैं कि हमारे पास डेप्रिसिएशन है कौन कौन सा, ताकि हम थोड़ा सुकून में आ जाएं। सर हमारे पास डेप्रिसिएशन यही है। देखें डेप्रिसिएशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक तो प्रॉपर्टी है, चलें यहाँ वर्किंग कर लेते हैं डेप्रिसिएशन, तो फिर बता देंगे। ये देखें, एक तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है वो 6 लाख की है। अच्छा, उसमें से वो कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए किसके हैं, लैंड के हैं। सर डेप्रिसिएशन लैंड पे तो लगता नहीं, जो हमें पता है। किस पे लगेगा, अब ये लगेगा 4 लाख पे।
अच्छा, रेट उसने बोला कि भाई 10% है। 10% है, कितना है? 10% नहीं है, रेट है हमारे पास 2%। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। जी देख लेते हैं कितना आता है। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। सर आपके पास आ गया 8,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब समझने वाली बात क्या है, देखें 4 लाख मैं नहीं लिख रहा, थोड़ा जगह बताना चाह रहा हूँ, आप लोग 4 लाख को डायरेक्ट कर लेगा। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100। सर 8,000 रुपीज़ आपके पास आ गए। अब इस 8,000 के दो ब्रेकअप हैं। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, और सर 8,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। सर ये जाएगा फैक्ट्री में, और सर ये जाएगा ऑफिस में। ठीक है। अच्छा, कितनी कितनी अमाउंट जाएगी ये अभी देख लेते हैं। सर 8,000 पे मल्टीप्लाई बाय 3/4, ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात आपको मैंने बताई थी, जो पॉइंट मैंने पढ़ा है अभी, इसमें 2 लाख वाला पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है कि 3/4 कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। सर ये अमाउंट आ गई आपके पास 6,000 रुपये, और सर ये अमाउंट आपके पास आ गई 2,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूँ वो मैं 8,000 तो निकाला है, जिसमें से 6,000 किसका है? फैक्ट्री में जाएगा। सर डेप्रिसिएशन यहाँ हमने लिख लिया, और ये बता दिए यहाँ पर कि भाई ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, और ये कितना है सर? 6,000 रुपये है। ठीक है। सर उसके बाद क्या है? उसके बाद एक डेप्रिसिएशन वो कह रहे हैं कि ऑफिस फैक्ट्री का है, ऑफिस फैक्ट्री है, फैक्ट्री इक्विपमेंट है। ठीक है, अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी, एक हमारे पास फैक्ट्री इक्विपमेंट है। सर फैक्ट्री इक्विपमेंट की अमाउंट हमारे पास आ रही 3,10,000 रुपये, जिसमें से हमारे पास 2,50,000 रुपये जो है वो सर किसकी है? वो हमारे पास देखिए 3,10,000 रुपये आपका पॉइंट नंबर 2 पे नॉन करंट एसेट एट 1 जनवरी 2014 में आ रहा है। फैक्ट्री एंड ऑफिस इक्विपमेंट 3,10,000 रुपये। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है ऑन जनवरी 1 2014 फैक्ट्री इक्विपमेंट हैड अ कॉस्ट 250,000। फैक्ट्री इक्विपमेंट हमारे पास ये है, और उसके बाद लिखा हुआ है कि ऑन जनवरी 1 2014 न्यू फैक्ट्री इक्विपमेंट वॉज परचेज। सर हमने एक नई इक्विपमेंट, हमने क्या करा? हमने एक नया इक्विपमेंट और परचेज करा। अच्छा, तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि उसने हमें खुद बता दिया कि इस 3,10 में, इस 3,10,000 में आपके पास जो है 2,50,000 फैक्ट्री का है। तो सर इस पर 10% लगाएं तो हमारे पास 25,000 रुपये आ जाएंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक हमने इक्विपमेंट और परचेज करा है। सर कितने का परचेज़ किया? हमने परचेज़ किया 80,000 का, और ये हमने अप्रैल में परचेज़ किया। एक हमारे पास 80,000 का फैक्ट्री इक्विपमेंट है, और सर इस पर अगर हम 10% लगाएं तो सर हमारे पास 8,000 रुपये आएंगे। लेकिन ये जो है ये हमने इसको कन्वर्ट करना है 9 मंथ्स में। क्यों? क्योंकि देखें हमने इसको स्टार्ट यूज़ करना जो शुरू किया है वो हमने किया है अप्रैल से। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है 1 अप्रैल को हमने परचेज़ किया। तो सर अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने में इसको यूज़ किया, तो सर हम इसको 9 मंथ पे लेके आएंगे। अच्छा, 8,000 को आप डिवाइड करें 12 से और मल्टीप्लाई करें 9 से, तो सर आपके पास 6,000 रुपीज़ जो हैं वो क्या आ जाएगा? आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया 6,000, और आपके पास 25,000 ओल्ड यानी कि जो प्रीवियस यूज़ कर रहे थे 2.5 लाख उसका। तो सर हमारे पास एक डेप्रिसिएशन और आ गया, हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गया इसमें फैक्ट्री इक्विपमेंट, और सर ये कितना है? ये है 31,000 रुपीज़। जी
तो हमने 31,000 क्या कर लिया, हमने 31,000 ले लिया। तो हमारे पास अब देखते हैं कि कितनी कॉस्ट आ गई। सर 733,000 प्लस 2,30,000 प्लस 6,000 और प्लस 31,000 रुपीज़। तो सर मेरे पास ये 1 मिलियन की अमाउंट आ गई। ठीक है, ये मेरे पास 1 मिलियन की अमाउंट आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग और लेस करना है वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग। सर ये आप कॉपी कर लेगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेगा क्लिप को पॉज करके। चलें, ये अब क्या हो रहा है, ये सवाल क्या हो रहा है, कंटिन्यू। ये सवाल हो गया कंटिन्यू। यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दें, इसको बल्कि यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, मेरे पास 1 मिलियन रुपीज़ आ गए। इसमें मैंने क्या करना है, ऐड WIP ओपनिंग। सर ये कहाँ गिवन है, पॉइंट नंबर 4 पे, रिक्वायरमेंट नंबर ए के ऊपर जो पॉइंट नंबर 4 आ रहा है उस पर लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि जो काम ओपनिंग में चल रहा था वो 65,000 का था और जो क्लोजिंग में चल रहा है वो 85,000 है। तो सर 65,000 आपने यहाँ ऐड कर दिए और आपने WIP क्लोजिंग जो कि 85,000 है वो आपने इसमें से लेस कर दी। तो सर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट 1 मिलियन में से मैंने ऐड किया 65,000 और मैंने 85,000 माइनस कर दिए। तो सर आपके पास कितना आ जाएगा, सर आपके पास 9,80,000 रुपये, 9,80,000 रुपीज़ आपके पास प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई। ओपनिंग आपने ऐड करना है, क्लोजिंग आपने माइनस करना है। अच्छा, अब क्या करना है, सर एक पॉइंट इसने लिखा हुआ था पॉइंट नंबर एडिशन इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1, फिनिश्ड गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फैक्ट्री टू द वेयर हाउस एट कॉस्ट प्लस। कह रहा है फिनिश्ड गुड जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस पर प्रॉफिट ऐड करके इसको ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है सर, हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ऐड इसमें फैक्ट्री प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट। सर ये कैसे आएगा अभी देख लेते हैं। देखिए हमारे पास 9,80,000 है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट प्लस है ना, तो ये 100 है और मल्टीप्लाई बाय 125। सर 125 कैसे आया, 25% प्रॉफिट है और कॉस्ट कितनी 100 है। तो सर सेल्स पे जाने के लिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 125 हो गया। कॉस्ट से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये 9,80,000 अभी तक हमारे पास कॉस्ट है। देखिए मैं लिखा हुआ है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप इसको 125 से करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा, आपके पास डायरेक्ट जो है वो सेल्स प्राइस आ जाएगी, यानी कि प्रॉफिट के साथ आपके पास अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। सर 9,80,000 डिवाइड बाई 125 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 125, सर आपके पास 12,25,000 रुपये आ गए। और सर इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं लूँ तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, माइनस 9,80,000। सर आपके पास ये आएगा 2,45,000 रुपीज़। और सर इस 2,45,000 का आपको निकालने का तरीका बताता हूँ और दूसरे तरीके से कैसे आएगा। ये आपने 9,80,000 लिखा, आपने क्या करा, डिवाइड बाय 100 किया और सर मल्टीप्लाई आपने कर दिया इसको 25 से, तो आपके पास डायरेक्ट 2,45,000 आ जाएगा। अच्छा ये सर क्या कहलाएगा, ट्रांसफ़र टू इनकम स्टेटमेंट। ये वो अमाउंट है जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है सर, हमने क्या करा, हमने करेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमने क्या करा, हमने उसको निकाल लिया। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है बनाएंगे करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। आई होप आपको जो मैंने किया क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले आप इसको कॉपी कर लें। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टेप यानी कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। जी वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं रिक्वायरमेंट नंबर बी और मेकवेल पीएलसी करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014। सर इसको पढ़ रहे मैं स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है सर, रेवेन्यू चाहिए होता है। और रेवेन्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 15 लाख, हमने 15 लाख लिख लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में आपको सबसे पहले चाहिए होगा ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश्ड गुड। सबसे अच्छा नाम है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स। सर ये कहाँ गिवन है, ओपनिंग फिनिश्ड गुड की इंफॉर्मेशन हमें जो गिवन है वो है क्वेश्चन के अंदर ही, आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है 1,50,000 रुपये का। ठीक है सर, यहाँ पर मैं कॉलम को यूज़ करूँगा। अच्छा अब इसमें मैं ऐड करूँगा क्या, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या कहेंगे इसको। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो मैंने निकाली थी 12,25,000 रुपये। और सर इसमें से लेस करेंगे आप क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। सर क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे पहले गिवन थी। और सर उसका अमाउंट जो गिवन है वो हमें गिवन है, कितना गिवन है, 1,80,000 रुपीज़। ठीक है अच्छा हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, मैंने 1,50,000 में 12,25,000 ऐड किया और सर मैंने 1,80,000 माइनस कर दिया। तो सर हमारे पास 1,195,000 क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल्स को मैं क्या करूँगा, माइनस करूँगा रेवेन्यू में से। तो सर मेरे पास 15 लाख का रेवेन्यू था, तो मेरे पास 3,05,000 का सर क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है अच्छा अब हम लेंगे एक्सपेंसेस। सर कौन से एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपने पास कि हम एक्सपेंसेस लेंगे, ऑपरेटिंग भी सही है, आप एक्सपेंसेस लिख लें तो ये भी सही है। अच्छा एक्सपेंसेस आपके पास कौन कौन सा है सर, सबसे पहले देखें मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। सर ये मैं कितनी लूँगा, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है सर वो है 1,10,000 रुपये। लेकिन सर मैं इसमें से 3,000 माइनस करूँगा, क्यों, क्योंकि इसमें कैरेज इनवर्ट वो कह रहा था शामिल है। तो सर 1,07,000 हम लेके जाएंगे। सर उसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सर ये कितना गिवन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या एक्सपेंसेस हमें 2,40,000 रुपये एक्सपेंस में गिवन है। अच्छा सर एक वर्किंग आवर हम नहीं करेंगे, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है ये हमारा कंटिन्यू हो गया। सर डेप्रिसिएशन तो हमने लिया ही नहीं। अच्छा डेप्रिसिएशन हमें लेना है, कितना लेना है, देखिए डेप्रिसिएशन यहाँ लिख ले रहा हूँ, इसका ऑफिस इक्विपमेंट। सर डेप्रिसिएशन उसने हमें बताया था कि 3,10,000 में से 2,50,000 जो है वो फैक्ट्री से था। तो सर हमारे पास 60,000 का क्या बचा, ये बचा, और इस पर हमने 10% लगाया और डिवाइड बाय 100 किया। तो सर हमारे पास कितना आ गया, 6,000 रुपये हमारे पास जो है, एक तो डेप्रिसिएशन हमारे पास ये आ गया। अच्छा मैं देख लूँ ये 60,000 था, कितना था,
अच्छा सर एक चीज़ और है, पॉइंट नंबर 3 से ऊपर लिखा हुआ है, जो 2 वाला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है ऑन जुलाई 1 हमने एक एसेट सोल्ड भी कर दिया, ठीक है। अच्छा ये 60,000 नहीं होगा, ये हो जाएगा -20,000। तो सर कितना आ गया आपके पास? आपके पास 40,000 आ गया। अब 40,000 पे आप 10% लगाएंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 4,000 रुपये आएगी। ये तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया 1। और सर दूसरे डेप्रिसिएशन की बात करूँ मैं अगर, तो आपने एक एसेट सोल्ड किया जो 20,000 रुपये का था, कॉस्ट थी उसकी, और आपने इसमें 10% लगाया होगा, सर 2,000 रुपये आया होगा। लेकिन ये 2,000 रुपये हमने अप्रैल में बेच दिया था, तो सर ये कितने महीने हमने यूज़ किया? अप्रैल में बेचे, जुलाई में? जुलाई में बेचे। अच्छा, तो 2,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 6, तो सर 1,000 रुपये हमने इसके चार्ज करने हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने तो हमने यूज़ किया है। तो सर आपके पास डेप्रिसिएशन नंबर 2 आ गया 1,000, ठीक है। एक तो आपके पास 4,000 आया और एक आपके पास 1,000 रुपये आया। तो सर आपने जो डेप्रिसिएशन लेना है इसका ऑफिस इक्विपमेंट का, वो आपने लेना है कितना? 5,000 टोटल, ठीक है। 4 और 1 5। और सर डेप्रिसिएशन आपने एक और लेना है 8,000 जो हमने निकाला था फैक्ट्री वाला, उसका कह रहा था 1/4 ले लो। सर इसका 1/4 आएगा 2,000 रुपये, ठीक है। जो आपको याद होगा मैंने यहाँ वर्किंग करी थी, जैसे 6,000 में लेके गया था, बाकी 2,000 मैंने नहीं लिए थे क्योंकि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है। अच्छा ये भी हमारा हो गया। अब हम टोटल एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं। देखें, एक तो 107,000 प्लस 2,40,000 प्लस 7,000 यानी कि 5 और 2, तो सर 3,54,000 आपके पास जो है अच्छा ये आप लोग क्या करिएगा, तो कॉपी कर लेगा, मेरे पास जगह कम है। ₹3,54,000 क्या है मेरे पास? टोटल एक्सपेंसेस आ गए। ये हम माइनस करेंगे किस में से? 305 में से। तो सर मेरे पास नहीं, ये कितना आया तो दोबारा देख लेता हूँ। 305,000 माइनस 354,000, सर मेरे पास 49,000 का मेरे पास 49,000 क्या आ गया? लॉस आ गया, लॉस, ठीक है। यानी कि ऑपरेटिंग लॉस कह रहे हैं इसको आप, तो आप लॉस फॉर द ईयर भी कह सकते हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है, हमने इसमें कुछ वर्किंग करनी है। देखें, एक तो हमने क्या करना है हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है ना, अच्छा एक तो हमारा फैक्ट्री प्रॉफिट भी था, वो भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। सर फैक्ट्री प्रॉफिट आपको याद होगा कैसे आया था, मैंने वर्किंग करी हुई है। तो ये हमारे पास 2,45,000 का फैक्ट्री प्रॉफिट था, हमने ये लेना है। और सर इसमें अनरियलाइज्ड गेन, अनरियलाइज्ड गेन, सर ये कैसे आएगा? देखें मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा। हमारे पास 1,50,000 ओपनिंग फिनिश गुड आ रही है, सही है। ये कितने पे चार्ज हुआ हुआ है? ये 125 पे। और सर इससे प्रॉफिट कितना है? मल्टीप्लाई बाय 25। तो सर 30,000 रुपये हमारे पास एक तो 1.5 लाख रुपए के ऊपर आ रहे हैं, और 1,80,000 रुपये हमारे पास जो है वो कितना आ रहा है देख लेते हैं। 1,80,000 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाय 25, सर 36,000 रुपये। ये हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग
गुड्स के अंदर जो प्रॉफिट शामिल है वो है। इसमें से 6,000 अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है क्योंकि 36,000 की क्लोजिंग का प्रॉफिट ज़्यादा है। तो सर ये हम क्या करेंगे, ये माइनस कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास ये हो जाएगा 2,39,000, ठीक है। और हम इसके बाद देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है कम हो रहा है। सर 49,000 नेगेटिव है और प्लस 239,000, तो सर हमारे पास 1,90,000 रुपये का क्या आ गया, ये हमारे पास नेट प्रॉफिट आ गया, ठीक है। हमारे पास 1,90,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। जी सर, हमने करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना लिया। आई होप आपको ये करेक्टेड इनकम स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, आप इसको कॉपी कर लें। एक हमारी आखिरी रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट की, हम उसको कंप्लीट करते हैं। आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की तरफ। जी सर, वेलकम बैक। अब हम कर रहे हैं बैलेंस शीट। तो सर मैंने यहाँ पर बैलेंस शीट की हेडिंग डाल दी। आप लोग प्रॉपर फॉर्मेट बनाइएगा। 3 कॉलम आपको पता है हम यूज़ करते हैं। 3 कॉलम मैंने अपने पास बना लिए। यह हमारे पास डिस्क्रिप्शन का आ गया। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या लेंगे, देखें आपका फॉर्मेट बनाइएगा। हम सबसे पहले यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स लेंगे। सर नॉन करंट एसेट हमारे पास कितने, एक तो प्रॉपर्टी है। सर प्रॉपर्टी की अमाउंट देखें, क्वेश्चन में कितनी की मैंने 6 लाख, हमें कितनी की मैंने 6 लाख रुपए। सर ये कॉस्ट हो गई आपकी, या आपका डेप्रिसिएशन हो गया, यानी कि ये अलाउंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। और सर ये आपकी नेट बुक वैल्यू हो गई। सर प्रॉपर्टी कॉस्ट 6 लाख है, लैंड वाला इसमें शामिल रखेंगे। सर डेप्रिसिएशन हमने कितना लेना है, एक तो देखिए हमें ओल्ड गिवन था डेप्रिसिएशन, पुराना था 24 और 8,000 रुपये हमारे पास, और आया तो सर 32 हो गया। ये कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। 24 पुराना था और 8,000 रुपये हमने फैक्ट्री पे चार्ज किया टोटल, तो सर हमारे पास 32,000 रुपीज़ आ गए। और सर आप ये इसमें से माइनस करेंगे तो आगे पास आप इसमें से माइनस करेंगे तो सर आपके पास जो अमाउंट आएगी वो हम देख लेते कितनी आएगी। आपने 6 लाख में से माइनस किया 32,000, तो सर आपके पास 5,68,000 रुपीज़ आ गई। अच्छा, एक हमारे पास प्रॉपर्टी थी, इसके अलावा हमारे पास फैक्ट्री, एक तो फैक्ट्री का था, एक हमारे पास फैक्ट्री इक्विपमेंट था। जिसका पूरा नाम लिखते हैं फैक्ट्री इक्विपमेंट। सर फैक्ट्री इक्विपमेंट आपके पास था 3,70,000 का। कैसे, 3,10,000 का था, आपने 60,000 का कितने का ख़रीदा, आपने 80,000 का और ख़रीदा, और सर आपने इसमें से 20 का बेच दिया। आपके पास 3,10,000 का था, आपने ऐड किया इसमें 80,000 का, और आपने 20,000 का क्या कर दिया, बेच दिया। तो सर आपके पास वर्क कितना हो गया 3,70,000। और सर आपका डेप्रिसिएशन टोटल आप लें तो आपके पास डेप्रिसिएशन जो है पुराना कितना आ रहा था, सर आपके पास पुराना आ रहा था 86,000, और इसके बाद जो हमने डेप्रिसिएशन लिए वो भी आपने क्या करना है, ऐड करना है। सर आपके पास 1,22,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है जी।
अच्छा ये कैसे कैसे आए मैं आपको पूरी प्रॉपर इसमें दिखा देता हूँ। देखिए एक तो हमारे पास कितना आ रहा है 86,000 का, प्लस हमने कितना कितना लिया है, इसके अलावा हमने एक हमें डेप्रिसिएशन लिया था 5,000 का, ठीक है, और एक हमें डेप्रिसिएशन लिया था 31 का, प्लस 31 प्लस 5, तो सर ये आपके पास 1,22,000 हो जाएगा टोटल। और आप 370 में से इसको माइनस करेंगे सर, देखते कितना बनता है। आज सर आपके पास 2,48,000 का ये नॉन करंट एसेट था। अच्छा इसके अलावा गुडविल भी है, नॉन करंट एसेट गुडविल आपको पॉइंट नंबर एडिशन इन्फॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 3 के अंदर गुडविल दी हुई 35 करोड़ दी, सर 35 करोड़ दी। अब आपके पास टोटल करंट एसेट्स कितने के आ गए, आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गए 8,51,000 रुपीज़ की, 8,51,000 रुपीज़। या आपके नॉन करंट एसेट्स हो गए। सर आप मिलेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे पास क्या क्या है, देखिए आपके पास अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल नहीं आ रहा, आपके पास ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है। और सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है सर, ट्रेड रिसीवेबल हमारे 1,26,000 रुपये के आ रहे हैं। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको 1,26,000 की है सर। उसके बाद हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है, सर ये हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही 88,000 रुपीज़। अच्छा हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स भी आ रही सर। क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स हमारे पास जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1,80,000 रुपये। अच्छा इसमें हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट है तो सर उसको हम माइनस कर देंगे। कितना है अनरियलाइज प्रॉफिट, 36,000 का। क्योंकि इसमें प्रॉफिट शामिल है तो हम माइनस करके देंगे। और सर हमारे पास आ जाएगा 1,44,000 रुपीज़। उसके अलावा अब हम अच्छा हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी हमें गिवन है, वो भी मिल हैं। क्लोजिंग फिनिश गुड ले लिया ऐसे, क्लोजिंग रॉ मटेरियल और क्लोजिंग WIP। सर क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 85 गिवन है और 20,000, और WIP हमें 85,000 दोनों क्वेश्चन में गिवन थी। हमने इसको लिया था पिछले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन के पार्ट में लिया था। अच्छा अब इन सबको ऐड कर लें तो सर कितना बनता है, 20,000 प्लस 85,000 प्लस 45,000 प्लस आपके पास 1,26,000 और 88,000। सर आपके पास 4,63,000 रुपीज़, 4,63,000 रुपीज़ की आपके पास क्या आ रहा है, ये आपके पास टोटल जो है करंट एसेट्स आ गए। और सर आपके पास टोटल एसेट्स कितने के आ गए, आपके पास टोटल एसेट्स कैसे आएंगे, आपने 463 को ऐड करना है 451 में, तो सर आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे 463,000 प्लस 851,000। सर आपके पास आ गया 1,314,000। आपके पास क्या गया टोटल, आपके पास टोटल करंट एसेट्स आ गए। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, इसको क्या करता हूँ मैं इन सबको मिटा देता हूँ।
और हम अब क्या करेंगे, इसके नीचे जो वर्किंग है वो करेंगे। हमने अपने पास अमाउंट याद रखनी है 1,31,400। आप लोग तो इसको कंटिन्यू करिएगा, मैं इसको यहाँ से बता रहा हूँ जी। अब हम लेंगे इक्विटीज़। इक्विटीज़ में सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑर्डिनरी शेयर्स। देखिए ऑर्डिनरी शेयर्स की इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, लिखा हुआ है कि ऑन जनवरी 1, 2014 शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 शेयर्स वॉज 500, यानी कि हमारे पास ओपनिंग शेयर्स थे 5 लाख के। फिर लिखा हुआ है ऑन 26 मार्च 2014 अ बोनस इशू वॉज मेड ऑफ 2 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर एवरी 5 ऑर्डिनरी शेयर्स हेल्ड। ठीक है, अच्छा इसकी वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स नॉर्मली 5 लाख के थे, मल्टीप्लाई बाय 1। चलिए इसकी एक काम करते हैं, प्रॉपर वर्किंग कर लेते हैं पूरी। देखिए एक तो हमारे पास 5 लाख के शेयर्स थे ऑलरेडी, मल्टीप्लाई $1। सर ये आपके पास 5 लाख ही आ गया अमाउंट। इसके बाद कह रहा है 5 लाख जो थे उसमें बोनस इशू किया, यानी कि हमने अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि मैं बोनस नहीं दे रहा आपको, हम आपको डिविडेंड दे रहे। कौन सा, कैश डिविडेंड। और उसके बदले हम आपको स्टॉक डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि आपको हम शेयर्स दे रहे हैं उस अमाउंट के बदले। कह रहे हैं हर 5 शेयर्स के बदले 2 शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 2 से करेंगे तो सर आपके पास 2 लाख रुपीज़ आ गए। सर उसके बाद लिखा हुआ है ऑन नवंबर 1, 2014 डायरेक्टर इशूड 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स मोर एट अ प्राइस 1.20 ईच, यानी कि प्रीमियम पे बेचा है। अच्छा 1 लाख शेयर्स जो कि 1.20 पे, यानी कि अगर मैं 1 से करूँ तो ऑर्डिनरी शेयर्स आपके पास कितना आ गए, आपके पास मल्टीप्लाई बाय 1, तो सर ये आपके पास 1 लाख ही आ गए। लेकिन आपके पास 0.2 का क्या आ गया, शेयर प्रीमियम, वो मैं ले लेता हूँ। इन सब को टोटल करेंगे तो हमारे पास शेयर्स की अमाउंट आएगी 5, 6, 7, 8 लाख रुपये आपके पास शेयर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे आपके पास शेयर प्रीमियम, सर ये कैसे आएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना, 0.2। कैसे सर, एक हमारा शेयर जो है वो $1 का है और हमने जो शेयर इशू किए वो $1.2 में इशू किए, तो 0.2 हमारे पास शेयर प्रीमियम आ गया सर, यहाँ 20,000 रुपये आ गए। ठीक है सर, उसके बाद देखें हमें क्या चाहिए, रिटेन अर्निंग। देखिए रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है, रिटेन अर्निंग हमें 3,80,000 की गिवन है। फिर हमारे पास इस साल प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ 1,90,000, तो ये सारी अमाउंट्स लानी आएंगी। और सर इसमें से आपने माइनस करना है क्या, इसमें से आपने माइनस करना है स्टॉक डिविडेंड, जो कि आपने 2 लाख रुपए का शेयर्स दी, तो उससे हम रिटेनिंग क्विट करते हैं। सर ये आपके पास कितना आएगा उसको देख लेते हैं, 3,80,000 प्लस 1,90,000 माइनस 200,000, सर आपके पास 3,70,000 रुपीज़ आ गए। अच्छा 3,70,000, 3,70,000 नहीं, ये आपको कितना है, 1,190,000। यहाँ पे आ गया 1,190,000, यहाँ आपके पास इक्विटीज आ गई। ठीक है, इक्विटीज टोटल इक्विटीज नहीं है, इसको इक्विटीज लिखते हैं। इसके बाद हमारे पास करंट लायबिलिटीज आ रही हैं कुछ। अच्छा करंट लायबिलिटीज आपके पास सिर्फ 2 ही हैं, एक तो आपके पास ट्रेड पेबल और आपके पास अदर पेबल आ रही है। सर ये आपको कौन से पॉइंट में गिवन है, यह आपको गिवन है पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो बैलेंसेस हैं उसके। ट्रेड पेबल के 98 है और 26 इसकी है।
98, 108, 118 और 124,000 आपके पास लायबिलिटीज आ गई। और सर टोटल इक्विटीज़ हम कैसे लाएंगे? 1190,000 प्लस 1,24,000। सर हमारे पास 1314,000 ये हमारे पास टोटल इक्विटीज़ आ गई। जी सर, सवाल काफ़ी बड़ा था, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, मुझे इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया। आई होप आपको भी समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है सर, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप इसको अगेन सुनें, अच्छे से समझें, इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग की। ठीक है सर, आप इसको कॉपी कर लें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ईयर की तरफ। थैंक यू।